नमस्कार, स्वागत है ओके इंडिया पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में लेकर। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जनवेदना सम्मेलन कर रहे हैं और राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम ने नोटबंदी का अपरिपक्व फैसला लिया, आरबीआई गवर्नर की बातों को नजरअंदाज किया गया। बीजेपी ने लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर किया है। बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं नारे पर राहुल ने कहा कि जब 2019 में कांग्रेस आएगी तब अच्छे दिन आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री को ये कहने की आदत हो गई है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सपा में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के चलते गठबंधन की घोषणा में देरी हो रही है। एक तरफ जहां अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की तरफ है, तो वहीं मुलायम सिंह को इस फैसले से ऐतराज है। लेकिन अब लगता है कि यूपी चुनाव से पहले सपा कांग्रेस के बीच जल्द ही गठबंधन हो सकता है। इसको लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में यूपी के कांग्रेसी नेताओं की मीटिंग भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के खत्म होने तक दोनों पार्टियां साथ में इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो कैंपेन में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने गठबंधन की सूरत में 105 सीटों पर दावेदारी जताई है, लेकिन अभी 90 सीटों पर बात बनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी ऑफिस में होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद होंगे। इस बैठक में आगामी पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी। बता दें कि बीजेपी की गोवा इकाई पहले ही 40 सीटों में से अधिकांश के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। तो केंद्रीय समिति की आज बैठक है। गोवा इकाई के 40 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी की जा चुकी है। सेना के एक जवान का वीडियो वायरल होने के बाद एलओसी से उसका तबादला कर दिया गया है। अब उसे प्लम्बर का काम दिया गया है। वही जवान तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला और बेटे ने कहा कि रोटी की मांग करना गलत तो नहीं है, मेरे पिता के आरोपों की जांच होनी चाहिए। बता दें कि तेज बहादुर ने फेसबुक पर 4 वीडियो पोस्ट किए थे, जिनमें अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पर जवानों को ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता। इसके बाद ही बीएसएफ ने जांच के आदेश दिए। वहीं राजनाथ सिंह ने होम सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। सीमा पर तैनात जवान के बनाए गए वीडियो के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें जवान बता रहा है कि देश की सुरक्षा करने वाले जवान किन हालात में जी रहे हैं। लेकिन वीडियो के जरिए जवान ने सेना के आला अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि ना ही उन्हें खाना ठीक से दिया जाता है और कुछ अधिकारी तो जवानों के लिए आए खाने को हड़प जाते हैं। इस पूरे मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। खुद जवान ने वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला है। वायरल वीडियो को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देखा तो उन्होंने फौरन इस पर गृह सचिव से रिपोर्ट तलब की है और राजनाथ सिंह से इस मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में संसद के पास मंगलवार को हुए 2 बम धमाकों में तकरीबन 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मोहिबुल्लाह जीर ने कहा कि हमले में 72 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ पिछले 15 सालों से युद्ध कर रहे तालिबान ने सरकारी कार्यालय और संसद के पास हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। यूपी के शामली में एआईएम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश किसी के बाप का नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आने से रोक सके। बता दें कि 13 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी शामली के कैराना आ रहे हैं, जहां एक सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने विपक्षी पार्टियों पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी और सपा को दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और चुनाव के दौरान नोटबंदी को चुनावी एजेंडा बनाने की बात भी उन्होंने कही।
चुनाव के दौरान नोटबंदी को चुनावी एजेंडा बनाने की बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए साक्षी महाराज और मोदी अगर संख्या में 10 भी हो जाएं तो मिलकर राम मंदिर नहीं बना सकते। यूपी के इलाहाबाद में एक बार फिर से सपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। ये गुंडागर्दी किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं बल्कि एक निजी चैनल के लाइव डिबेट के दौरान की गई। लाइव चल रहे कार्यक्रम के दौरान जब सीएम अखिलेश यादव का नाम आया तो सपा कार्यकर्ता आपस से बाहर हो गए और हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसा लेकर और जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां की गई। समाजवादियों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि बीच प्रोग्राम में उन्होंने छात्रों से मारपीट शुरू कर दी और एक छात्र को जमकर पीटा। यही नहीं, सपा कार्यकर्ताओं ने बाहर जा रहे लोगों के साथ भी मारपीट की। इससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामा देख पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। यूपी के मुरादाबाद में प्रबुद्ध नागरिक समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर महेश शर्मा ने लोगों से आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। साथ ही महेश शर्मा ने यह दावा भी किया कि अगर यूपी की 80% जनता वोटिंग के लिए जाती है तो बीजेपी की सरकार बनना तय है। इसके अलावा उन्होंने वोटिंग न करने के नुकसान भी जनता को बताया। वहीं यूपी की सत्ताधारी पार्टी पर भी महेश शर्मा ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस भेजा है। उन्हें 11 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना है। साक्षी महाराज ने एक प्रोग्राम में कहा था कि 4 पत्नियां और 40 बच्चे वाले देश की आबादी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 11 फरवरी को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। मामले में साक्षी महाराज पर एफआईआर दर्ज हुई थी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, बयान का मकसद नरेंद्र मोदी के वादों से जनता का ध्यान भटकाना है। साक्षी महाराज को संसद और पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के आजीवन अध्यक्ष बनने के फैसले पर आईओए ने यू टर्न ले लिया है, जिसके बाद कलमाड़ी और चौटाला के अध्यक्ष बनने की सभी अटकलों पर विराम लग गया है। हरियाणा के खेल मंत्री नीलेश ने फैसले का स्वागत करते हुए मांग की है कि अभय चौटाला को हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए ताकि खेलों को राजनीति से दूर रखा जा सके। यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन आचार संहिता को पूरी तरह से अनुसरण नहीं किया जा रहा है। जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चुनाव आयोग के आदेशों का कोई असर नहीं नजर आ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बैनर लगे हैं, जबकि जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने इलाके में राजनीतिक दलों के पोस्टर हटा दिए जाएं। वहीं जब इस मामले को लेकर केंद्र के प्रभारी अधीक्षक से बात की गई तो वो बात को गोलमोल करते नजर आए और आनन फानन में सभी बैनर हटाने के आदेश दे डाले। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लगते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है और इसी को लेकर हर जगह चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान कई जगह पर पैसों की बड़ी खेप बरामद हो रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में भी चेकिंग के दौरान पुलिस को एक गाड़ी से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पूरी रकम 100 रुपए के नोटों की गड्डियों में थी। पुलिस ने पैसों के साथ 2 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। आरोपी इतने पैसे कहां से और किसके लिए लेकर जा रहे थे, इसका अभी तक पता नहीं चल रहा। फिलहाल पुलिस ने आयकर विभाग को मामले से अवगत करा दिया है। यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मऊ में बीजेपी ने स्वाभिमान सम्मेलन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना नाम स्टेज से बुलवाने के लिए 100, 200 और 500 रुपए देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा उसके बाद आचार संहिता का पालन किया जाएगा। इलेक्शन की तारीख ऐलान होते ही पुलिस ने हर जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। चेकिंग के दौरान यूपी के इटावा में कई गाड़ियों से काली फिल्म और
हूटर उतरवाए गए। साथ ही गाड़ी से राइफल भी बरामद की गई। पुलिस कप्तान शिवहरी मीणा का कहना है कि अभियान मतदान के परिणाम तक जारी रहेगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली में आने जाने वाली कुल 44 ट्रेनों पर असर पड़ा है। 2 दिन पहले शिमला में हुई बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बुधवार को सफदरजंग में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड से फिलहाल अगले 2 दिन तक राहत मिलती नहीं दिख रही है। यूपी के झांसी में एक पुलिसकर्मी ने शराब पीकर बवाल काटा। नशे में धुत पुलिस वाला सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा और ड्रामेबाजी करता रहा। इसे देखकर राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन शराबी पुलिस वाला फिर भी ड्रामेबाजी करता रहा। यहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद शराबी पुलिस वाले को उठाकर ले गई पुलिस वहां से। पुलिस का कहना है कि पुलिसकर्मी पहले भी कई बार शराब पीने के चलते सस्पेंड हो चुका है। यूपी के गाजियाबाद में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला गाजियाबाद की लोनी कॉलोनी का है। यहाँ सालों से एक मकान जर्जर हालत में था। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है। यूपी में मथुरा के वृंदावन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक विदेशी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विदेशी महिला के परिवार और साथी महिलाओं में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, जो अपने परिवार के साथ वृंदावन घूमने आई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी के फायदे पर चर्चा करते हुए कहा कि नोटबंदी के बावजूद सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ावा हुआ है। जेटली ने बताया कि अप्रत्यक्ष कर पिछले साल से 25% बढ़ा है। वहीं उत्पाद कर में पिछले साल के मुकाबले 43% की बढ़ोतरी हुई है। अरुण जेटली ने कहा कि प्रत्यक्ष कर भी 12.1% बढ़ा है, जबकि कस्टम ड्यूटी पिछले साल से 4% बढ़ी है। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि ज्यादातर राज्यों का वैट बढ़ा है। जम्मू के अखनूर में जीआरएफ कैंप पर आतंकी हमला किया गया। यह हमला अखनूर से सटे बटल में हुआ। इस कैंप पर कल सुबह आतंकी हमला किया गया। यह हमला अखनूर से सटे बटल में हुआ। इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। बता दें कि गांव के लोगों ने 2 से 3 आतंकी देखे जाने का दावा भी किया। बताया जा रहा है कि आतंकी हमला सोमवार सुबह करीब 2 बजे हुआ, जब जवान थके हुए थे। उनकी ड्यूटी बदलने का वक्त हो रहा था। इतना ही नहीं, ज्यादातर जवान सो रहे थे। इस कैंप में बड़ी संख्या में मजदूर भी मौजूद थे। हालांकि सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों और बैंकों के बीच कार्ड पेमेंट को लेकर हुआ विवाद फिलहाल सुलझ गया है। अब 13 जनवरी तक पेट्रोल पंप पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाएगी और आगे की तैयारी के लिए जल्द ही बैंकों और सरकार के बीच बैठक होगी। बता दें कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर यह विवाद हुआ था। गौरतलब है कि जब भी कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदता है तो दुकानदार पर ये चार्ज लगता है और इसी एमडीआर को पेट्रोल पंपों को भी देना पड़ता है। बता दें कि पेट्रोल पंपों में कार्ड पेमेंट को बंद करने का फैसला किया गया था। 30,000 कोर्ट में काम करने वाली वकील को जान से मारने की कोशिश की गई। गलती बस इतनी थी कि वो अपना मकान दबंगों के हवाले नहीं कर रही थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहने वाली महिला के घर पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बात का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला पर जानलेवा हमला किया। महिला के मुताबिक इस बात की सूचना पुलिस को भी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
इसी के साथ फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।